हाय गाइस, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज़ में हम 4th चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 4th चैप्टर में गाइस हम सीख रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ऑपरेटर से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर से शुरू हुआ है ये वाला टॉपिक, यदि आपने वहाँ से मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ से लेकर सारे पार्ट्स उसको कवर करिएगा। जो प्रीवियस वीडियो जब से हमने ऑपरेटर टॉपिक स्टार्ट किया है तब से हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर के हमने 6 पार्ट्स पढ़े हैं डिफरेंट। और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने स्ट्रिंग पर भी देखा है, साथ ही साथ हमने नंबर्स पर भी देखा है कि किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करते हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर पढ़ते हैं, कौन सा है? कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन के बाद लॉजिकल, देन हम पढ़ेंगे बिटवाइज। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको आज हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। इसके लिए एक बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ हुए। अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज़ हुआ आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीज़न, है ना, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट, ये आपने देखे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसी प्रकार कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर होंगे आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड में लिख रही हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके ऑपरेटर होंगे ये साइन जिसको आप ग्रेटर देन या लेस देन बोलते हो, ठीक है। बेसिकली ये वाला साइन किस लिए होता है? ये वाला साइन होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी तरफ इसका मुंह इस तरीके से खुला होता है, छोटी वैल्यू होती है उस तरफ वो इसके इस तरफ लिखी हुई होती है ना। जैसे सपोज ये, तो बड़ी वैल्यू किस तरफ होनी चाहिए? यहाँ पे इसका मुंह खुला होता है, इस तरीके का जो साइन होता है आपका ग्रेटर देन का, ठीक है। तो आप इसको ग्रेटर देन का साइन बोलते हो, यानी इसकी जो वैल्यू है बड़ी वाली वो इस तरफ होनी चाहिए और छोटी वाली वैल्यू इस साइड होनी चाहिए इस साइन के, ठीक है। यदि आप इस साइन को ऐसे लगाते हो तो इस कंडीशन में बड़ी वैल्यू यहाँ, छोटी वैल्यू यहाँ, ठीक है। जनरली मैथ्स में हम इसको ग्रेटर देन बोलते हैं और इसको हम स्मॉलर देन बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर इसमें यूज़ होता है, 2 ऑपरेटर आपको समझ में आ गए, एक ग्रेटर देन और एक स्मॉलर देन। थर्ड ऑपरेटर यूज़ होता है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के साथ क्या लग जाता है? इक्वल टू। देन नेक्स्ट यूज़ होता है स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है। ये साइंस हटा देती हूँ मैं अब, ठीक है। ये कैसे यूज़ में आते हैं अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आपने कितने ऑपरेटर देखे? 1, 2, 3 एंड 4, 4 आपने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए। अब और देखते हैं। 5th कंपैरिजन ऑपरेटर आपका होता है इक्वल। अब जो इक्वल लिखने का तरीका होता है, इक्वल ऑपरेटर लिखने का तरीका होता है, वो असल में इक्वल ऑपरेटर लिखने का तरीका होता है आप उसमें को डबल बार इक्वल लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं और उसमें यदि आपको इक्वल का साइन लगाना है तो सिंगल टाइम इक्वल का साइन यूज़ नहीं करोगे, आप डबल टाइम इक्वल का साइन यूज़ करोगे। क्यों करोगे वो मैं लेक्चर के दौरान आपको समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 6, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगता है, ठीक है। आप लोगों ने लगाया होगा इस तरीके का साइन। ये आपके कीबोर्ड में जो 1 न्यूमेरिक वैल्यू है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। और तो हम इसको इस साइन को हम बोलते हैं नॉट। पाइथन में हाई लेवल लैंग्वेज में ये वाला साइन क्या कहलाता है? नॉट। और ये इक्वल का साइन तो आप क्या जानते ही हो। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है, ये जो पूरा ऑपरेटर बना है, इस ऑपरेटर का नाम होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। और इस ऑपरेटर का नाम क्या हो गया? इक्वल टू, ठीक है। बाकी सब आप जानेंगे, ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब ये हमारी पाइथन में हाई लेवल लैंग्वेज में किस प्रकार यूज़ होते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं, बट वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से समझ में आ रहा है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे किया जाता है? कोई भी चीज़ कंपेयर ऐसे की जाती है जैसे क्या, जैसे मान लो 2 नंबर है मेरे पास, तो कंपेयर करना, क्या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, क्या ये नंबर इस नंबर से छोटा है। तो इस तरीके के जो कंपैरिजन्स होते हैं
ठीक है। यदि मुझे कोई नंबर को कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर मेरा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर मेरा छोटा है, क्या ये मेरे नंबर बराबर हैं, क्या ये दोनों नंबर मेरे बराबर नहीं है, यदि इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे पाइथन कंपाइलर के द्वारा चाहिए तो इस तरीके के आंसर्स के लिए मुझे यूज़ करना होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ओके, तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम कंपेयर करा सकते हैं या दो वैल्यूज़ के बीच में किस तरीके से हम रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथन के द्वारा। तो सपोज मुझे दो या तीन नंबर के बीच में मुझे कंपेयर करवाना है। मान लीजिए 2 ही नंबर ले लेते हैं हम स्टार्टिंग में कि 2 नंबर के बीच में मुझे कंपेयर करवाना है। तो जब 2 नंबर के बीच में कंपेयर करवाना है तो सबसे पहली चीज़ मेरे पास वो 2 नंबर होने चाहिए। तो मैंने 2 नंबर ले लिए, एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ लाइन के द्वारा। ए नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया, उसके अंदर वैल्यू असाइन करवाई 5। देन मैंने बी नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया और उसके अंदर वैल्यू असाइन करवा दी 2। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टम से क्या ए की वैल्यू, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी से बड़ी है। तो यदि मुझे इस तरीके के कोई काम करना है कि मुझे जानना है कि कौन सी संख्या मेरी ये जो संख्या ए के अंदर रखी हुई संख्या बी के अंदर रखी हुई संख्या से बड़ी है क्या, तो मुझे इस तरीके से ग्रेटर देन साइन का यूज़ करा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इस साइन में जो इस तरीके से होता है, जो इस तरीके से खुला हुआ मुंह जिस तरफ होता है, ये बता रहा है कि ये नंबर क्या है, बड़ा है। और जिस तरफ इस तरीके से पीठ होती है, इस तरीके से जो त्रिकोण ये बना हुआ है, ये इसके पीछे जो नंबर लिखा होता है वो माना जाता है कि छोटा है। ठीक है, अभी मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे पास कौन सा नंबर है, मैं इस स्टेटमेंट को लिखने का आपको तरीका बता रही हूँ कि ये जो साइन है इसमें यहाँ पे ये मुंह खुला होता है, इसका मतलब है इस साइड वाला नंबर बड़ा है और इस साइड वाला नंबर छोटा है जिस तरफ ये पीठ होती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। ठीक है, तो मैं कंपाइलर से बोल रही हूँ कि तुम मुझे प्रिंट करके दो। क्या प्रिंट करके दो, क्या ए के अंदर रखा हुआ नंबर बी के अंदर रखे हुए नंबर से बड़ा है। यदि ये बड़ा है, वास्तव में ये बड़ा है, तो कंपाइलर मुझे आंसर देगा ट्रू। वो मुझे बोलेगा हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके जो ए की वैल्यू है बी की वैल्यू से बड़ी है। इन केस सपोज मैं यहाँ पे साइन बदल देती हूँ तो क्या आंसर आएगा। जब मैं यहाँ पे साइन बदल देती हूँ तो आंसर मुझे प्राप्त होगा यहाँ पे फॉल्स। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने साइन का आपको मतलब बता ही दिया है। जिस तरफ इस तरीके से खुला हुआ मुंह है, इसका मतलब कि इस साइड जो लिखा हुआ नंबर है वो बड़ा है और इस तरीके से जो पीठ है इसके साइड लिखा हुआ नंबर छोटा बताया जाता है कंपाइलर में। तो मेरा जो स्टेटमेंट इसका लिखने का ये मतलब हो गया, मुझे प्रिंट करके दो क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है। तो मेरी ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी नहीं है। तो कंपाइलर मुझसे बोल रहा है नहीं, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स है, ये आपको आउटपुट में मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपने 2 साइन सीखे। जैसे जैसे हम साइन सीखते जाएंगे हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे कि हम 2 साइन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है। सपोज हम अब इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं, सपोज मेरे पास नंबर आ जाता है, यहाँ पे सेम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ए में भी नंबर सेम है 5 है और बी में भी नंबर कौन सा है 5 है। अब मैं कंपाइलर से पूछ रही हूँ अपने इसी स्टेटमेंट के द्वारा, इसी तरीके का मैंने स्टेटमेंट लगाया और मैं कंपाइलर से पूछ रही हूँ कि क्या भाई मेरी ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है। मैं ऐसा पूछ रही हूँ, तब आप बताइए कंपाइलर मुझे क्या आंसर देगा। अगर मैं ऐसा चिन्ह लगाती हूँ तब भी क्या आंसर देगा और ऐसा चिन्ह लगाती हूँ तब भी क्या आंसर देगा। आंसर वो क्या देगा, देखिए ना तो ये वैल्यू छोटी है ना ये वैल्यू बड़ी है, मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो डबल टाइम इक्वल का साइन।
ध्यान रखिएगा जब हमें दो वैल्यूज़ के बीच में इक्वल का कंपैरिजन करवाना है कि दोनों वैल्यूज़ मेरी बराबर है या नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ डबल इक्वल का साइन। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, ठीक है। जब दो वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं तो उस कंडीशन में आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल इक्वल। यहाँ पे आंसर क्या है समझ गए होंगे आप लोग कि भाई दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है, ओके। अब सपोज डबल इक्वल आपने लगा दिया, आपने जान लिया वैल्यू बड़ी है, बराबर है या नहीं है, और ट्रू आंसर आ गया कि आपने डबल इक्वल के द्वारा, यानी आपने कौन सा चिन्ह लगाना सीख लिया, डबल इक्वल का। अब देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ए और बी की वैल्यू बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, तो आपको आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे ट्रू मिल गया। लेकिन इन केस फिर भी आप यहाँ पे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन लगा देते हैं, तब क्या आंसर आएगा। आंसर स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्या प्रिंट करा दो, क्या ए के अंदर रखी हुई बी से बड़ी है। कंपाइलर तो सिर्फ ये चेक कर रहा है ना जो आपने कहा है, वो कह रहा है क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी से बड़ी है, बड़ी नहीं है, उसको क्या मतलब बराबर है या नहीं। कंपाइलर को क्या लेना देना, कंपाइलर से तो जो हमने पूछा है वो हमें आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी नहीं है, वास्तव में बात सही है। ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी नहीं है, बराबर है, बात दूसरी है, लेकिन बड़ी तो नहीं है। तो हमको आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यदि मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे इस तरीके का साइन का यूज़ करना है, वैल्यू या तो बड़ी हो तो ट्रू आंसर आ जाए, या वैल्यू इसके बराबर है तो ट्रू आंसर आ जाए। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या चाह रही हूँ, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू या तो मेरी बी से बड़ी हो तब भी मुझे ट्रू आंसर चाहिए, और यदि बराबर है तब भी मुझे ट्रू आंसर चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ, इस कंडीशन में ग्रेटर देन के साइन के साथ साथ मैं यूज़ कर लूँगी इक्वल का साइन, सॉरी यहाँ पे भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब हम दो चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से या तो बड़ी है या बराबर है। यहाँ लग गया, या तो इसके अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से या तो बड़ी है, अगर वो बड़ी है तब भी ट्रू आंसर आएगा, या तो बड़ी हो या फिर वो बराबर हो, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे हम एक कंडीशन नहीं बोल रहे, हम दो कंडीशन बोल रहे हैं, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। इसका एक उदाहरण समझिए, सेम आप जो ओ लेवल की परीक्षा दे रहे हैं, सपोज आप ओ लेवल की परीक्षा दे रहे हैं और मान लीजिए आप ओ लेवल के स्टूडेंट नहीं है, तब भी आपके लिए काम की चीज़ है। जैसे मान लीजिए ओ लेवल आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है कि आप या तो 12th पास होना चाहिए या फिर आप 10th के बाद आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप ओ लेवल में एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 12th भी हो और ITI भी हो 10th के साथ, दोनों में से एक भी कंडीशन होनी चाहिए। या तो आप 12th हैं तो आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप 10th प्लस ITI है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू बैठती है तो आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास दोनों ही चीज़ें, तब तो फिर भर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके के दो कंडीशन का कंसेप्ट कुछ यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों में से ये रिलेशन जो हम बता रहे हैं, अगर एक भी रिलेशन ट्रू होता है तो आंसर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तब भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बी के अंदर रखी हुई वैल्यू ए के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है, बड़ी तो नहीं है, लेकिन या तो बड़ी हो या बराबर हो, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब हमें इस तरीके से जानना हो कि बड़ा हो या बराबर हो, छोटा हो या बराबर हो, तो हमको इस तरीके से यूज़ करना होता है। और इस तरीके के रिलेशन का मतलब होता है, हमने यहाँ पे इसको दो कंडीशन बता दी, दो रिलेशन बता दिए, और दोनों में से एक भी रिलेशन सही हो जाता है तो आंसर हमारा ट्रू आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन यहाँ पे देखिए आपने क्या देखे अभी तक, जो आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे, एक तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, डबल इक्वल, आपने देखा ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। आपने यहाँ पे 5
5 रिलेशनल ऑपरेटर देख लिए, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने डबल इक्वल टू वाले रिलेशन पे, फिर से आते हैं, इसके द्वारा हम एक और फिर नया ऑपरेशन समझेंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है क्या ए और बी दोनों के अंदर रखी हुई वैल्यू समान है? यदि समान है तो आंसर मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। लेकिन अब मुझे जानना है, ना तो मुझे छोटा जानना है ना मुझे बड़ा जानना है, ठीक है। मुझे जानना है क्या ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू समान नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ? उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का साइन, एक्सक्लामेटरी साइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस साइन का मतलब जब इस साइन के साथ इक्वल लग जाता है तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। और इस तरीके के आपको 2 बार इक्वल के साइन मिल जाते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इक्वलिटी चेक करते हैं हम इन 2 ऑपरेटर के द्वारा। इसका मतलब है क्या ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू समान है, ठीक है। और इस बात का मतलब हो गया, नॉट का मतलब हो गया ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू के बराबर नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कंपाइलर से क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है? कंपाइलर मुझे क्या बोलेगा? कंपाइलर बोलेगा फॉल्स, आप जो कह रही है वो गलत है, क्योंकि ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू क्या है? समान है, इक्वल है, ठीक है। बहुत ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को आप देखिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, मैंने कर दिया 3। अब मैंने कंपाइलर से पूछा है क्या ए और बी इन दोनों के अंदर रखी हुई वैल्यू बराबर नहीं है, तो वास्तव में ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू बराबर नहीं है, तो कंपाइलर मुझे इस कंडीशन में आंसर क्या दे देगा? ट्रू। ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखे इनको बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमने जो रिलेशनल एक्सप्रेशन पढ़ा वो कौन सा पढ़ा हमने? नॉट इक्वल। अभी तक आपने जो कंपैरिजन पढ़े वो किस में पढ़े? आपने पढ़े वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। आप प्रिंट करवाते थे कंपैरिजन्स वैल्यू के ऊपर। अगर ये मेरा लिखा हुआ एक्सप्रेशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा मेरी आउटपुट स्क्रीन पे, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अब हम देखने जा रहे हैं ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं क्या हम इनको स्ट्रिंग्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया ए और बी। अब देखिए मेरा मेमोरी लोकेशन का नाम भी ये है, यहाँ भी मैंने ए दे दिया। अंतर कैसे समझ में आ रहा है मेरे को कि भाई ये मेरा लिटरल है। क्या तरीका होता है, अगर आप कोई भी कैरेक्टर जब देते हो लिटरल के फॉर्म में तो आपको कैरेक्टर या तो सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में या फिर डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होता है। कैरेक्टर या स्ट्रिंग को आपको इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही लिखना होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेमोरी लोकेशन का नाम है और ये मेरा दिया हुआ डेटा है, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन का नाम है, ये मेरा दिया हुआ डेटा है। इसको मैं कोई भी कैरेक्टर ले सकती हूँ, ए बी ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे सी और डी ले लिया, ठीक है। अब मैंने कंपैरिजन अप्लाई किया, मैंने बोला क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है। क्या आंसर मुझे यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा ट्रू। अब ट्रू क्यों मिल रहा है तो आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि सी जो है वो डी से छोटा है। हमारे कैसे चलते हैं ए बी सी डी, अगर आप यहाँ से नंबर कैलकुलेट करोगे स्टार्टिंग से तो बाद के नंबरों से पहले वाले नंबर तो छोटे होंगे, है ना। बी सी से छोटा है, बी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो इस तरीके से नंबर आपके छोटे रहेंगे। अब सपोज इन केस नंबर मेरे पास कुछ ऐसे आ जाते हैं, एक डी तो हो गया स्मॉल और एक डी हो गया कैपिटल। अब क्या आंसर आएगा? सपोज मैंने इस तरीके का ऑपरेशन लगाया तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू, जब आपने एक स्मॉल लिखा और एक कैपिटल मिला। लेकिन ट्रू आंसर क्यों मिल रहा है आपको? कैसे बता रहा है कंपाइलर को, कैसे पता है कि भाई स्मॉल लेटर्स जो है उनका जो मतलब वैल्यू है वो कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है? ये कैसे कंपाइलर को पता है? देखिए बताती हूँ। आपका जो कीबोर्ड के जितने भी लेटर्स हैं जो भी आपके कीबोर्ड में यूज़ होते हैं ये बेसिकली काम करते हैं आस्की कोड पर। ठीक है,
ASCII कोड में क्या है, आपके जितने भी लेटर्स हैं, कीबोर्ड में यूज़ होने वाले जितने भी लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, जितने भी साइन हैं, उन सभी को ASCII ने एक नंबर अलॉट किया है, ठीक है। अब उसमें जो नंबर अलॉट किया है वो ध्यान से सुनिए। जो स्मॉल a का नंबर है वो कितना है 97, स्मॉल b का नंबर है 98 एंड अप टू z सो ऑन। आप इसको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाइए, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके स्मॉल लेटर्स के नंबर 97 से शुरू होते हैं। ASCII कोड में कैपिटल A जो कैपिटल नंबर है वो आपके 65 से शुरू होते हैं, ठीक है। B का मतलब हो जाएगा 66, इस तरीके से C का मतलब हो जाएगा 67 एंड अप टू Z तक आप काउंट कर लीजिए, सो ऑन। क्लियर? तो ASCII कोड ने ASCII एक वैल्यूज़ तो सबको क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दे दी। आपके जितने भी इस तरीके के लेटर्स हैं, सिम्बॉल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको इसने नंबर असाइन किया है, ठीक है, सबको विभिन्न नंबर असाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आपको दिख रहा है इस तरीके से सबके अपने अपने ASCII कोड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके स्मॉल a कैपिटल A के भी उसने क्या बना रखे हैं, कोड बना रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात समझ में आ रही, स्मॉल a के अंदर d की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100 और कैपिटल D की वैल्यू कितनी रहेगी, कैपिटल D की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 68, ठीक है। तो अब मैं पूछ रही हूँ क्या 100 68 से छोटा है, कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स। तो कंडीशन क्या मिल रही है, फॉल्स। तो जब आप कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं तो कैरेक्टर वास्तव में एक कैरेक्टर जो कंपेयर होंगे वो किसके अकॉर्डिंग कंपेयर होंगे, इस ASCII कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस ASCII कोड के अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे कंपैरिजन्स वर्क करेंगे। अब इन सारे कंपैरिजन्स जो है आपके कैरेक्टर के, ये आपका असाइनमेंट है। आपको जितने भी मैंने कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर सिखाए थे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, देन इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू, इन सारे साइनों का आपको इन कैरेक्टर्स के ऊपर यूज़ करके देखना है। वर्किंग सेम रहेगी, जैसे नंबर पे हुई थी वैसे यहाँ पर होगी। बस ये जो आपके कैरेक्टर हैं, ये जो आपने कैरेक्टर दिए ना लिटरल्स, इनका जो कंपैरिजन है वो ASCII के कोड के दिए हुए नंबर के तहत रहेगा, ओके। अब जो ASCII कोड आपने देखा, इस तरीके का ASCII कोड, यदि आप पाइथन से चाहते हैं कि पाइथन हमको कोड बता दे कि पर्टिकुलर लेटर का क्या कोड होता है, तो उसको जानने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम होता है ORD, ठीक है। फंक्शन है तो क्या लगा होगा इसके आगे, सीधी सी बात है, ब्रैकेट्स लगे होंगे, ठीक है, ओके। अब ORD फंक्शन क्या बताता है, मुझे ASCII वैल्यू बताता है, ठीक है, क्योंकि मेरी किसी भी लेटर की ASCII वैल्यू क्या होगी। तो मुझे ASCII वैल्यू किसकी जाननी है, यहाँ पे सपोज A की जाननी है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, A, ठीक है। अब मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि भाई A क्या है, कैरेक्टर है। तो जब भी किसी भी कैरेक्टर को लिखना हो या स्ट्रिंग को लिखना हो तो आपको सिंगल इस तरीके से इन्वर्टेड कोट्स में बंद करना होगा, ठीक है। तो आपने इस फंक्शन के द्वारा पाइथन को क्या आदेश दिया, आपने उसको आदेश दिया कि भाई तुम जो A कैरेक्टर है उसकी तुम ASCII वैल्यू को फाइंड आउट करो। कंप्यूटर फाइंड आउट कर देगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट के लिए आपने यहाँ पे प्रिंट को नहीं लिखा। तो आप यहाँ पे प्रिंट लिखिए और इस तरीके से ब्रैकेट्स में इसको एनक्लोज कर दीजिए। अब आपने कंप्यूटर को निर्देश दिया है, पाइथन को निर्देश दिया है कि तुम प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो, ए का ASCII कोड तुम क्या कर दो, प्रिंट करा दो। तो आपको यहाँ पे 97 मिल जाएगा। यदि आपने यहाँ पे लिखा कैपिटल है तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे 65 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। वापस हम यहाँ पे स्मॉल a का यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे इसके आगे का आपको आप कंसेप्ट और पढ़ाना है, ठीक है। कैपिटल आप कोई सा भी लेटर यूज़ करके देख लेना, आपको उससे रिलेटेड ASCII कोड से रिलेटेड आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्मॉल a पर हम आ गए और यहाँ पे लिख दिया मैंने 97, ठीक है। अब सपोज मैंने अपने प्रोग्राम के थोड़ी सी कोड चेंज करती हूँ।
मैं यहाँ पे ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन लेती हूँ और उसके अंदर वैल्यू देती हूँ डी, ठीक है, वैल्यू असाइन कर दी उसके अंदर डी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख दिया ए। बताइए मुझे यहाँ क्या आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैं उससे क्या बोल रही हूँ, कंपाइलर से थोड़ा सा कंपैरिजन, थोड़ा सा डिफरेंस देखना। यहाँ पे मैंने बिना इन्वर्टेड कोट्स के ए लिखा है। जब भी मैं बिना इन्वर्टेड कोट्स के कोई भी नेम लिखती हूँ, इसका मतलब वो क्या है, वो मेमोरी लोकेशन का नाम है। तो मैंने इससे ये पूछा है इस कंडीशन में कि ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई जो वैल्यू है यानी डी, तो मुझे इसका आस्की कोड बताओ। तो इस कंडीशन में मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 100। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको ए की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर मुझे ए की वैल्यू जाननी होती तो मुझे क्या लगाने होते हैं यहाँ पे, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स। जब मुझे इस ए की वैल्यू जाननी होती, यदि मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोट्स लगाए हैं यानी वो मुझे कैरेक्टर ए की वैल्यू लिख कर देगा 97, और यदि मैंने इसको बिना डबल इन्वर्टेड कोट्स के लिखा है तो मुझे ये ए के अंदर रखी हुई वैल्यू का आस्की कोड देगा जो कि क्या है, 100। तो दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से जान लेना। इन्वर्टेड कोट्स में लिखा हुआ जो कैरेक्टर है उसका आंसर अलग आएगा, बिना इन्वर्टेड कोट्स के लिखे हुए कैरेक्टर का आंसर अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन को बताता है और अगर इन्वर्टेड कोट्स लगा दिए तो ये हमारे कैरेक्टर को बताता है कि एक कैरेक्टर की वैल्यू बता दो।